हेलो एवरीवन। बच्चों, लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसी की कंटिन्यूटी में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, इससे हमारा ये सारा जो फ्रीडम तक का है पूरा कवर हो जाएगा। तो लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि हम क्लास 5 के लेवल का ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। हमें सब सिर्फ चीज़ों को, जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं उनको एज अ स्ट्रक्चर वे में, उनमें क्या हुआ था, किसने किया था, रीज़न क्या था, कॉन्सिक्वेंस क्या थे उन मोमेंट्स के, इसी के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी इसमें लेनी होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बच्चों, क्या आप जानते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रगल? जानते हैं ना? हम सभी जानते हैं स्ट्रगल का मतलब मेहनत करके कोई चीज़ हासिल करना, है ना? और फॉर, ये स्ट्रगल किसके लिए? दिस स्ट्रगल फॉर व्हाट? दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। फ्रीडम। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम? फ्रीडम मीन्स टू गेट फ्री फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। दैट्स इट, सिंपल। फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। सो इसके लिए आपको क्या चाहिए था? अ जर्नी, एक आपको मेहनत करनी थी फ्रीडम के लिए। और फ्रीडम कैसे मिलेगी? जब आपके अंदर करेज होगा। करेज यूनिटी होगी और सेक्रीफाइस भी मांगती है, मेहनत, क्योंकि फ्रीडम पाना आसान नहीं था हमारे लिए, इंडिया के लिए, है ना? तो करेज, यूनिटी एंड sacrifice, these three letters you have to remember. Courage, C for courage, U for unity, and S for sacrifice. That's it. That transformed a nation and inspired the world. जिसने पूरे नेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया और पूरे उसको इंस्पायर किया। किसके लिए? इंस्पायर द वर्ल्ड। नाउ सबसे पहले अगर हम इंडियाज स्ट्रगल की बात करें तो राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अगर हमें फ्रीडम चाहिए थी तो सबसे ज़्यादा उसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ थी? उसके लिए हमें एक फीलिंग चाहिए थी। और फीलिंग कैसी? फीलिंग नेशनलिज्म की, है ना? जब तक हमारे अंदर ये फीलिंग ही नहीं होगी कि हमें फ्रीडम चाहिए, तो हम उसके लिए काम कैसे करेंगे, है ना? तो सबसे पहले फीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से क्या हुआ? राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब जिस नेशनलिज्म इज़ अ कॉमन वर्ड, ये नहीं कि हम इंडिया के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई अमेरिका में रहता है तो उसके लिए अमेरिकन्स के लिए अमेरिका जो है उसके लिए नेशनलिज्म हुआ, है ना? एक देशभक्ति, एक देश भावना। तो यहाँ पर कब वो जागृत हुई और कैसे जागृत हुई इंडिया में? नेशनलिज्म मीन्स लव फॉर वंस कंट्री एंड द फीलिंग वंस कंट्री। देखो ये बेटा, ये वर्ड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लव फॉर वंस कंट्री एंड द फीलिंग ऑफ प्राइड। लव एंड प्राइड फॉर द कंट्री इन बीइंग पार्ट ऑफ इट. It also means working together to make our country free, strong and better. FSB. FSB. You can remember it is like a BSF. BSF is a सिक्योरिटी फोर्स है। तो उसका अगर हम न्यूमेरिक बना लें तो क्या हो जाएगा? जैसे B for better, S for सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग एंड F for फ्री। इसके लिए ही हमें अब सबको एक साथ आना बहुत जरूरी था, वर्किंग टुगेदर। ठीक है। नाउ इन इंडिया नेशनलिज्म बिगेन इन द लेट 1800 एंड द अर्ली 1900। तो अगर आप लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, समटाइम्स दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम, अगर आप लिखेंगे कि कब ये भावना जागृत हुई, कब ये लोगों के अंदर ये फीलिंग आई कि हमें, मतलब देशभक्ति की भावना कब जागृत हुई,
तो आपको अगर आप लिखेंगे 1800 तो गलत हो जाएगा। 1800 के साथ और 1900 के साथ, 1800 के लेट मतलब बाद में जब 1800 ख़त्म होने वाला था और 1900 जब शुरू हुआ, उस टाइम ये फीलिंग लोगों के अंदर आई कि मतलब 1857 में तो फर्स्ट रिवॉल्ट ही हुआ था, तो उसके बाद ही मेन तो ये लोगों के अंदर भावना आई कि हमें तो कैसे भी करके आज़ादी चाहिए। तो 1857 में अगर फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ तो लेट ही हुआ हो गया ना, अगर हम 1800 के हाफ के भी बाद शुरू हो रहा है। और 1947 में तो हम आज़ादी मिल ही गई थी। इसलिए डोंट फॉरगेट टू राइट लेट 1800 एंड अर्ली 1900. दिस इज द Indians began to love their country deeply and wanted to be free. Indians began to love their country deeply and wanted to be free. देखो क्या होता है, जब हम रह रहे होते हैं तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल। लेकिन जब हमें कोई किसी चीज़ को प्रेशर देके अपनी मर्जी से कुछ अनफेयर रूल्स के थ्रू हमें वो काम कराए तो हमें घुटन महसूस होने लगती है। हमें लगता है कि नहीं, अब हमें इसे और ज़्यादा सहन नहीं करना है। आपसे कोई ज़बरदस्ती कोई काम कराए तो वो मुश्किल हो जाता है ना, उसके लिए वो आप नहीं कर पाएंगे। तो यही कंट्री के अंदर वही फीलिंग आई, नेशनलिज्म की फीलिंग उनके अंदर आ गई कि अब हमें इस चीज़ को बहुत सहन नहीं करना है, और डीपली एंड वांटेड टू बी फ्री फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ठीक है, एज दे वर ट्रबल्ड बाय द ब्रिटिश पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड रिलीजन्स। देखो यहाँ पे दो बातें हैं, डबल आर है, डबल आर में एक का एक तो है रीजन्स और एक है रिलीजन्स। अब रीजन्स क्या है, मतलब कि इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में, इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, तो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट पार्ट से लोग एकजुट होने शुरू हुए, और डिफरेंट रिलीजन्स, क्योंकि एज यू ऑल नो इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं, है ना। तो डिफरेंट रीजन्स प्लस रिलीजन्स दोनों तरह के लोग जो हैं केम टुगेदर एज वन नेशन, एज वन नेशन। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारे लिए वो लड़ाई जीतना आसान नहीं था। इसके लिए सबसे पहले थी यूनिटी। यूनिटी इज़ अ प्राइमरी डिमांड फॉर एनीथिंग। अगर यूनिटी नहीं होगी, एकजुटता नहीं होगी, तो हमारे लिए वो लड़ाई, हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये लोगों के अंदर जागृत करनी भावना कि हम एक हैं, हमारी प्रॉब्लम्स एक हैं, हमें एकजुट होकर लड़ना है, फाइट करनी है। लीडर्स लाइक, और इसके लिए किसी को तो हमें फॉलो करना पड़ेगा, कोई तो लीडर होगा, है ना, जो पूरे भीड़ को, पूरे लोगों को जो एक डायरेक्शन की तरफ लेके चले। तो उसमें कुछ लीडर्स जो उभर कर आए, उनमें था सबसे बड़ा नाम महात्मा गांधी। सॉरी, Leaders like Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak and Jawaharlal Nehru inspired everyone to unite for freedom. Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak and Jawaharlal Nehru inspired everyone to unite. इनका काम ही ये था यूनाइट करना, एक करना सबको, for freedom. Now you can see on the screen. नाउ अब अगर हम सबसे पहले मोमेंट की बात करें जिसने लोगों के अंदर नेशनलिज्म की जो भावना जागृत करी, वो था स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के अंदर लोगों के अंदर ये बोला गया कि आप अपनी बनी हुई गुड्स, कपड़ों का, गुड्स का इस्तेमाल करेंगे, इंडिया की बनी हुई, ना कि इंग्लैंड की बनी हुई, ना कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इंपोर्ट करी हुई, है ना। तो इसका एक जो कॉमन वर्ड आता है वो होता है बायकॉट। अगर आपके पास एग्जाम में आता है स्वदेशी मूवमेंट और आप अगर उसमें बायकॉट वर्ड यूज नहीं करते हैं तो आपने इसका मतलब स्वदेशी मूवमेंट पढ़ा ही नहीं,
ठीक है, तो बाइकॉट वर्ड यूज करना एज मच एज इम्पॉर्टेंट टू गेट, जितना कि आप बाइकॉट वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है। तो द पार्टीशन, और ये मोमेंट था 1905 का, मतलब अर्ली 90s। ओके, द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, द ब्रिटिश was the main cause of the स्वदेशी मूवमेंट। समझ में आया आपको? क्योंकि ये क्यों हुआ स्वदेशी मूवमेंट? जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल वो हुआ 1905 में बाय द ब्रिटिशर्स। एक तो बेटा जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपका एक फॉर्मूला है जो आप उसी पे फिट, उसी के थ्रू पढ़ेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। 4W plus 1H means 4W में who, when, why, where। तो अगर मैं हु की बात करूं, कौन कौन थे इसमें? इंडिया से थे, और वो भी अभी हम बंगाल की बात कर रहे हैं। वेयर तो बंगाल। वाई क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम्स की जो यूनिटी थी उसको डिवाइड करने का काम किया, फूट डालने का काम किया। और तो हु, वेयर, वाई और व्हेन में 1905। दैट्स इट, सो सिंपल। सो आपको हिस्ट्री से डरना नहीं है, इतिहास कभी भी डरा नहीं सकता बेटा। इतिहास को समझने के लिए आपके अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए कि हमने कितनी मुश्किल से ये आज़ादी पाई थी, है ना। वो चीज़ समझनी है उनको। फैक्ट्स आप याद रखेंगे, बाकी फैक्ट्स प्लस स्टोरी, दैट्स मेक अ हिस्ट्री। तो कुछ फैक्ट्स और कुछ स्टोरी, दैट्स इट। तो मेन कॉज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट was to divide Hindu and Muslim and वीक कर देना। किसको वीक करने का ब्रिटिशर सोच रहे थे? इंडियन यूनिटी को, जो इंडियन पीपल में जो यूनिटी थी उनको फूट डालो और राज करो, वही उन्होंने अपनाना था। तो ये एक कॉज था। इसी से परेशान होकर इंडियंस ने जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया। अब देखो, कोई भी मूवमेंट होता है तो उसको ना लीड करता है, कोई भी लीडर्स होते हैं, उनके नाम आप जरूर याद करेंगे। हर मूवमेंट का एक लीडर होता है कि किसने उसका इनिशिएटिव लिया। अब इसमें एक 3 लोगों की ट्रायो, लाल बाल पाल, ट्रायो मतलब 3 लोगों ने, इनकी फुल फॉर्म है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, लेड द पावरफुल मूवमेंट। इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। यहाँ पे अभी गांधी जी नहीं है, ध्यान रखना, 1905 की बात कर रहे हैं। गांधी जी उस टाइम नहीं थे यहाँ पे इंडिया में। तो इन्होंने इसको लीड किया, लाल बाल पाल इन अ शॉर्ट वे। अदर कीज क्या रही? और भी लीडर्स थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, अरविंदो घोष एंड रविन्द्रनाथ टैगोर ज्वाइन द कॉज। अब इस आपको रीजन तो समझ में आ गया स्वदेशी मूवमेंट क्यों हुआ? बिकॉज ब्रिटिशर्स डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम एंड वीकन। देखो, जब आप बढ़ जाते किसी चीज को, आप जब फ्रैक्शन करते हैं, आपने मैथ्स में भी पढ़ा है ना, जब हम एक डिजिट को उसको जब हम फ्रैक्शंस करते हैं, उसके डिवाइड करते जाते हैं, तो वो उस नंबर को हम क्या कर देते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को खत्म कर देते हैं, है ना। आपने देखा है लोवेस्ट टर्म पे जब हम लाते हैं, तो यही ब्रिटिशर्स ने किया। उन्होंने इंडिया को डिवाइड करने का काम किया और उनकी जो स्ट्रेंथ थी उसको कम किया डिवाइड के थ्रू, हिंदू मुस्लिम को बांटने के थ्रू। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं? देखो, जब भी वही बात है, जब भी हम कोई भी मूवमेंट पढ़ते हैं उसका एक रीजन होता है, उसका एक इफेक्ट होता है और फिर उसके रिजल्ट आता है, ठीक है। तो कोई भी मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसके 3 चरण होते हैं, 3 ही स्टेजेस होते हैं। एक तो वो क्यों स्टार्ट हुआ, उसका
कैसे वो स्प्रेड हुआ और उसका क्या रिजल्ट रहा. दिस इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंस. The consequences of Swadeshi movement was people boycott word again, it is very important. If you write the Swadeshi movement, तो boycott तो आप बिल्कुल मत भूलना. People boycott British goods and used Indian products. Indian industries and handloom grew. इसे जब चीज़ें तो चाहिए ही थी, आप चाहे वो इम्पोर्ट होकर आए, ब्रिटिशर्स की यूज़ करें, चाहे इंडिया की यूज़ करें, गुड्स तो यूज़ करनी ही है. तो अगर हम उनकी चीज़ों का बाइकआउट कर रहे हैं तो हमारी चीज़ें तो हम तो बनाएंगे ही ना. हम तो बना ही रहे थे पहले भी. उन्होंने हमें मिसगाइड किया है ना, और अपनी चीज़ों को प्रमोट किया. तो अब फिर से वही चीज़ आ गई. अब फिर से हमारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, हैंडलूम्स को, जो मैन मेड हैंडलूम्स हम यूज़ करते थे, हाथ से बने हुए कपड़े है ना, सूती कपड़े, तो उनको फिर इंडस्ट्रीज़ को वो फिर से आगे फ्लरिश होने लगी. फिर इट स्प्रेड नेशनल यूनिटी एंड प्राइड. इट स्प्रेड नेशनल यूनिटी. अब घर की बनी हुई चीज़ें, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, सब में नेशनल यूनिटी आई है ना. अभी आप कोई भी ब्रांडेड कपड़ा पहनो जो कि आपका फॉरेन में बना हो, तो आपको लगता है अरे ये लंदन ब्रांड है, ये इंग्लैंड ब्रांड है, या ये अमेरिकन ब्रांड है ना. लेकिन जब कोई इंडिया की बनी हुई चीज़ आती है, जब आप कहीं रिजॉर्ट में घूमने जाते हो, या कहीं हम जंगल में घूमने जाते हो, या कहीं हम मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू से बने हुए जैसे होम प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मिट्टी, या कहीं हम गाँव में जाओ, तो आपकी फीलिंग ही बेटा अलग होती है ना. तो वही चीज़ उनमें फीलिंग आनी शुरू हुई. तो इट स्प्रेड नेशनल यूनिटी एंड प्राइड. इट लेड डाउन, जैसे आप कहीं देखें लिखा हुआ मेड इन इंडिया, या फिर मेड, जैसे आप यहाँ रहते हैं तो मेड इन, जो आपके नियर बाय सिटकुल है, अगर आप किसी प्रोडक्ट पे यहाँ का नाम लिखा देखें और वो आप कहीं साउथ में हो, यहाँ की चीज़ें साउथ में भी जाती हैं. इट लेड द फाउंडेशन फॉर इंडियाज स्ट्रगल, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है, एक फाउंडेशन. देखो, विदाउट एनी, एक दिन में कभी भी काम नहीं होता है ना. एक दिन में कोई हमारे ऊपर हुक्म चला सकता था ना, एक दिन में वो जाएंगे. धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह यहाँ बनाई, तो धीरे धीरे उनका जाने का रास्ता भी हमें बनाना था. तो ऐसा नहीं है कि इस मोमेंट से हमें एकदम से आज़ादी मिल गई, नहीं मिली, बहुत टाइम लगा. बट हाँ, एक फाउंडेशन धीरे धीरे हम बिल्डअप करते चले गए. ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट बच्चों आपको समझ में आ गया. तो फर्स्ट आप याद रखेंगे बाइकॉट, सेकंड में इंडस्ट्रीज, spread national unity, and the fourth one is foundation. So these are the keywords of all four lines. ठीक है, all 4 points. In this way, Indians united to support their own country products and fight against British rule peacefully. इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, बस that's it. We are not going to use your products. We are not going to use your products. That's it. It's a peaceful moment. No ladai, no jhagda. Just to boycott the foreign products. Now, 1905 में हमने स्वदेशी मूवमेंट के बारे में अभी बात करी. अब हम बात करेंगे राइज ऑफ महात्मा गांधी. बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप, courage, simple living, and his leadership, LCS, leadership, courage, and simple living, people attracted. People attracted towards the Mahatma Gandhi ji because his simple living, simple philosophy, simple ideology towards a life. ठीक है, पीपल बिगेन, और यही सब देखकर लोग उनको बोलने लगे महात्मा. महात्मा, दे गिव द टाइटल, उनके नाम के आगे महात्मा ऐड किया लोगों ने.
उनकी सिंप्लिसिटी को देखकर, उनके करेज, उनकी लीडरशिप, उनकी आइडियोलॉजी देखकर। एक्चुअल नाम तो उनका महात्मा गांधी तो टाइटल के साथ है ना, वैसे तो मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी, तो उनके आगे महात्मा, लोगों ने उनकी क्वालिटीज देखकर ऐड किया। विच मीन्स, और महात्मा का जो मतलब होता है ना, समटाइम्स दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महात्मा? तो महात्मा मीन्स अ ग्रेट सोल। ठीक है। ही बिकेम द सिंबल ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल and inspired millions of join hands for independence. उनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर ही लोगों ने एकजुट होने की सोची और उनकी लीडरशिप में लोगों को लगा कि यस, अब हम कुछ कर पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, हमारा नेता कैसा हो, तो वहां पर आया महात्मा गांधी जैसा हो। सब लोगों ने इसमें उनका सहयोग दिया। और गांधी जी अर्ली मोमेंट्स जो थे, सबसे पहले जो लगभग उन्होंने 1917 में एंड एक 1918 में दो मोमेंट्स के फार्मर्स के साथ मिलकर उन्होंने दो मोमेंट्स चलाए। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक मोमेंट रहा चंपारण यानी बिहार, और दूसरा खेड़ा में यानी गुजरात। तो चंपारण और गुजरात बहुत डिस्टेंस है, बट इतनी आइडियोलॉजी इनकी, इतनी लीडरशिप, इतना ऐसे इनका स्प्रेड हो गया सब जगह, इतने महात्मा गांधी जी फेमस हो गए, इतना लोग उनको रिगार्ड देने लग गए, उनकी बात मानने लगे कि कहाँ तो बिहार और कहाँ गुजरात। उस टाइम की बात करें अगर हम, अब तो बहुत इजी है कहीं भी जाना, यू कैन रीच इन आवर्स, है ना। बट उस टाइम बिहार में उन्होंने फार्मर्स का साथ दिया, बट वहाँ पे डिफरेंट रीज़न था, बोथ आर द फार्मर्स के लिए ही था, बट वहाँ पे रीज़न डिफरेंट था, यहाँ पे रीज़न डिफरेंट था। अब हम वो रीज़न देख लें। तो व्हेन की बात करें, व्हेन यानी 1917, वेयर की बात करें तो बिहार, हु तो फार्मर्स, रीजन वाई की बात करें क्योंकि उनके ऊपर फोर्स किया जा रहा था उन फार्मर्स को, इंडिगो, ब्रिटिशर्स के थ्रू उनको प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप इंडिगो की खेती करें। इंडिगो, ठीक है, जिसकी इंडिया में डिमांड नहीं थी लेकिन फॉरेन में डिमांड थी, इंग्लैंड में डिमांड थी, ये प्रॉब्लम थी। तो हु, वेयर, वाई, वॉट, ये सब आपको पता चल गया, और व्हेन भी आपके पास इसका भी आंसर आ गया। तो ये फार्मर्स के साथ था, लेकिन रीजन आपको यहाँ पे था कि उनको प्रेशराइज किया था कि आप इंडिगो की खेती करें। अच्छा, और अब इसके बाद 1918 में मतलब नेक्स्ट ईयर ही खेड़ा मूवमेंट हुआ। खेड़ा मूवमेंट में भी फार्मर्स का था, बट उसमें रीजन कुछ और था। रीजन क्या था कि हेल्प्ड पुअर फार्मर्स इन गुजरात हु कुड नॉट पे टैक्सेस ड्यू टू फेमाइन। उनके ऊपर इतना भारी भरकम टैक्सेस लगा दिए ब्रिटिश ने, और क्यों नहीं दे पाए वो, क्योंकि पहली बात तो इतने भारी टैक्सेस लगाने का मतलब नहीं बैठता, और दूसरी बात यह है कि वहां पर उस टाइम 1918 में क्या हुआ था, सूखा पड़ा था, और जबरदस्त सूखा, ड्रॉट नहीं, फेमाइन। ड्रॉट से का जो एडवांस होता है ना, जब स्कैर्सिटी ऑफ फूड एंड वाटर दोनों चीज का हो जाए, क्रॉप्स ही ग्रो ना हो पाए, दैट इज कॉल्ड फेमाइन। जब फूड के भी लाले पड़ जाए, मतलब खाने के भी लाले पड़ जाए, ये नहीं कि ड्रॉट तो चलो एक सूखा पड़ा है, लेकिन फेमाइन जो एडवांस हो गया है ना, मतलब अब तो खाने को भी नहीं है, वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड फेमाइन। तो वहाँ पर सूखा पड़ा, खेती नहीं हुई 3 साल, इतना बुरा हाल गुजरात में, और ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं टैक्सेस को देने के लिए। इज इट गुड? आपको लगता है ये ठीक था?
बिल्कुल नहीं, है ना। हम सब मानते हैं ना ये गलत था। और उसके बाद वो ज़बरदस्ती उनसे टैक्सेस वसूलना चाह रहे थे, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठानी तो बनती थी। और इसमें उनका किसने साथ दिया? गांधी जी ने। ठीक है, अब हम बात करेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर की, जिसमें क्या हुआ 1919 में। मतलब देखो, आप कोई भी साल ब्रेक नहीं हो रहा है। ऑल्दो 1905 के बाद हम डायरेक्ट 1917 को कवर कर रहे हैं, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो many more moments were there, happened there. बट अभी हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। लेटर ऑन क्लासेस में आप फिर और डिटेल में जाएंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम कुछ ही की मोमेंट्स को ही टच करेंगे क्लास 5 में। ठीक है, तो जलियांवाला बाग मैसेकर इट वाज हैपन इन 1919। तो 1919 वो भी दिन था 13 अप्रैल। 13 अप्रैल ये घटना थी। जब भी हम किसी घटना को पढ़ते हैं तो हमारे पास एक परफेक्ट एग्जैक्ट डेट होती है। हम कोई मोमेंट्स लाते हैं, वो मोमेंट्स 1 साल चले, 6 महीने चले, 2 साल चले, वो मोमेंट्स होते हैं। लेकिन ये एक मैसेकर था। मैसेकर की एक इंसिडेंट था, एक एक्सीडेंट था जो कि जानबूझ के किया गया। तो इसकी हमारे पास एक परफेक्ट डेट है। तो आप जब भी इसको याद करेंगे तो इसकी परफेक्ट डेट के साथ ही याद करेंगे। इसे 1919 याद करके काम नहीं चलेगा। यू शुड रिमेंबर इट हैपेंड इन 13th of April 1919। ओके, द कॉज, अब इसके पीछे इसका क्या रीजन था, क्यों इतना बड़ा ये सब हुआ? द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रॉलेट एक्ट इन 1919। रॉलेट एक्ट क्या था? दिस एक्ट अलाउड टू ब्रिटिश टू अरेस्ट एनीवन। देखो, इसका ये वर्ड आपको बहुत जरूरी है याद रखना, एनीवन। किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे ब्रिटिशर्स विदाउट अ ट्रायल, विदाउट अ रीजन, इफ the person was thought to be plotting against the British। अगर वो ऐसा सोचे कि हम कोई भी इंसान के अगर उन्हें थोड़ा सा भी ये लगे कि ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई प्लॉटिंग, कोई उनके खिलाफ कोई साजिश रचने वाला है, तो उसको वो बिना उससे पूछे, बिना उससे बात करे, उसको इमीडिएटली दे विल सेंड हिम टू द जेल। ओके, ये उनका रॉलेट एक्ट था जो कि 1919 में। अब डेफिनेटली इट इज नॉट गुड, इट इज रियली वेरी बैड फॉर द इंडियंस विदाउट एनी रीजन। How can they send them into the jail? So people gathered peacefully in Jallianwala Bagh to protest। प्रोटेस्ट वर्ड बेटा बहुत जरूरी है याद करना। प्रोटेस्ट के लिए आए थे, वहां कोई लड़ाई करने नहीं आए थे। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनफेयर, इनके तो सारे अनफेयर रूल ही थे ना, अनफेयर बिहेवियर, अनफेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बना रहे थे। तो प्रोटेस्ट किसके लिए, किसके खिलाफ? अनफेयर रॉलेट एक्ट एंड टू सेलिब्रेट द बैसाखी festival। Okay, now people had gathered peacefully in Jallianwala Bagh to protest against the unfair Rowlatt Act and to celebrate Baisakhi festival. There are two reasons to gather in the Jallianwala Bagh on 30th of April. First, to protest, and second to celebrate what? Baisakhi festival. Everybody knows what is a Baisakhi festival.
It is a harvest festival which we are celebrated in, नॉट सेलिब्रेटेड वेल, हम तो हर साल बनाते ही हैं, वो भी पंजाब का ये मेन फेस्टिवल है. ब्रिटिश जर्नल डायर ब्लॉक्ड ऑल एग्जिट्स ऑफ द पार्क. ब्रिटिश, ये पार्क था, इस पार्क में जितने भी एग्जिट्स पॉइंट थे, तो जनरल डायर ने क्या किया, उनको ब्लॉक कर दिया, सारे गेट बंद कर दिए. और यहाँ पर बहुत सारी संख्या में अंदर लोग थे जो कि 2 कारणों से वहाँ इकट्ठे हुए थे. और यहाँ पर उन्होंने सारे रोड ब्लॉक, सारे एग्जिट पॉइंट ब्लॉक कर दिए. और यहाँ एक जहाँ पुलिस अंदर गई और जनरल डायर वहाँ के उनके लीडरशिप में अंदर गए सब पुलिस, और उन्होंने बिना कुछ इन्फॉर्म करे, बिना कुछ उनको बताए, एकदम से उनके ऊपर बंदूकें, गन शॉट करने शुरू कर दिए. ठीक है, ये हुआ वहां पे. और ये तो बेचारे दे आर गैदर्ड टू सेलिब्रेट, तो इनके पास तो ऐसे कोई हथियार नहीं थे, ना कुछ था ऐसा, ना कोई ऐसा कोई, वो इस मकसद से वहां पे इकट्ठे हुए थे. लेकिन इन्होंने जो है उन पर बहुत सारे बुरी तरीके से उनको मारना शुरू कर दिया, सबको मार दिया वहां पे जितने भी थे. He ordered the soldiers to open fire on the unarmed crowd without warning. उनको मार दिया सबको. 100 of men, women and children were killed and many were injured. Who? Men, women, जितने भी लोग थे वहाँ पे, उसमें सभी बच्चे भी थे, क्योंकि भाई वो तो फेस्टिवल बनाने आए थे. अगर बड़े लोग आएंगे जब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो उनके साथ उनकी पूरी फैमिली थी जिसमें बच्चे भी थे. अब इसका इफेक्ट क्या है, वही फिर बात है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आप कोई मूवमेंट कुछ भी पढ़ेंगे, कॉज एंड इफेक्ट दोनों पढ़ने हैं आपको, कॉज एंड इफेक्ट. तो व्हाट वाज द कॉज? नाउ लेट सी, देयर आर 4 कॉज. First, the massacre shocked the entire nation. हर किसी ने इसकी निंदा करी, हर किसी ने कहा कि ये बहुत गलत हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था. Indians became angry and united against British rule. Indians became angry, सब लोग बहुत गुस्सा हुए इंडियंस, और अगेंस्ट हो गए, सब ब्रिटिश रूल के खिलाफ हो गए. It became a turning point in India's freedom struggle. ये कहते हैं ना, जब हम कोई काम कर रहे हैं, बट सडनली एक ऐसा पॉइंट आता है ना, जब आप बस आपको सोचते नहीं हो और सारी कहानी ही बदल जाती है. बस अब आपको एक ही लक्ष्य दिखता है, और यहाँ पे वो लक्ष्य था आज़ादी, फ्रीडम, not less than that. Mahatma Gandhi started the non-cooperation movement after this incident. महात्मा गांधी जी ने इसके बाद फिर एक मूवमेंट स्टार्ट किया, और वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जिसे हिंदी में बोलते हैं. द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी रिमाइंड्स अस ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ इनोसेंट Indians and the importance of freedom, peace and justice. और आप पूरा ये डिटेल में पढ़िए, मैंने आपको बहुत डिटेल में ही समझाई है सारी चीज़ें. फैक्ट्स याद करने बहुत ज़रूरी हैं. फैक्ट्स प्लस स्टोरी, दैट्स मेक अ हिस्ट्री. तो फैक्ट से भागे नहीं, और हिस्टोरी तो है ही हिस्ट्री, बट आपको फैक्ट से भागना नहीं है. विदाउट फैक्ट्स, विदाउट कीवर्ड्स, कुछ भी आप लिखेंगे वो सब वेग लगता है. तो हर चीज़ आपको लर्न करनी है. आप अपने कॉपीज़ में कहीं भी नोट करिए डेट्स, और उनको रिवाइज करिए बार बार. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. होप यू एंजॉयड माय क्लास, एंड वी विल मीट सून. थैंक यू.